हेलो दोस्तों। मैं मनोज शर्मा पुनः एक बार फिर नए टॉपिक के साथ आया हूँ। आज हम लिटरेरी टर्म्स एथेंटिक बुक एम.एच. अब्राहम के माध्यम से चर्चा करेंगे, जिनमें कुछ लिटरेरी टर्म्स की आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष रखेंगे। क्योंकि पहला लिटरेरी टर्म है आबे थिएटर। आबे थिएटर दोस्तों, इट वाज नोन एज नेशनल थिएटर ऑफ आयरलैंड। आबे थिएटर को नेशनल थिएटर ऑफ आयरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। पहले पॉइंट की चर्चा। दूसरे पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। इट वाज फाउंडेड बाय डब्ल्यू बी ईट्स, अगास्ता ग्रेगरी एंड एडवर्ड मार्टिन। एडवर्ड मार्टिन, ये थिएटर जो इसके जो फाउंडर थे वो डब्ल्यू बी ईट्स, अगस्टा ग्रेगरी और एडवर्ड मार्टिन थे। इसी क्रम में अगले पॉइंट की हम चर्चा करेंगे। इट वाज फर्स्ट ओपनड, ये प्रथम बार ओपन हुआ था कब? 1904 में। इस पॉइंट को हम नोट करेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये 1904 में प्रथम बार फर्स्ट टाइम ओपन किया गया था और इसको नेशनल थिएटर ऑफ आयरलैंड के नाम से जाना जाता है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, इसके जो फाउंडर थे डब्ल्यू बी ईट्स थे, अगस्टा ग्रेगरी थे और एडवर्ड मार्टिन थे। तो आबे थिएटर में हमें 3 पॉइंट जानना है, इससे ऊपर एग्जाम का पॉइंट नहीं बनेगा। अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं हम, थिएटर ऑफ एब्सर्ड। थिएटर ऑफ एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब दोस्तों आप जानते होंगे, एब्सर्ड का मतलब होता है असंगत, बेतुका। तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड, दिस टर्म theatre of absurd was coined by Martin Esslin in 1961. The theatre of absurd term coined किया गया था मार्टिन एस्लिन के द्वारा 1961 में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगले पॉइंट की हम चर्चा करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ थिएटर ऑफ एब्सर्ड वाज गिवन बाय अल्बर्ट कामू। जो एब्सर्ड थिएटर के कॉन्सेप्ट का जो मतलब एब्सर्ड ऑफ थिएटर के या थिएटर ऑफ एब्सर्ड का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो किसके द्वारा गया था दोस्तों? अल्बर्ट कामू के द्वारा। अर्थात अल्बर्ट कामू वो राइटर थे जिन्होंने थिएटर ऑफ एब्सर्ड का कॉन्सेप्ट दिया था। ओके, अगले पॉइंट की चर्चा करेंगे। एब्सर्डिज्म। जो एब्सर्डिज्म था, एब्सर्डिज्म वाज अ रिएक्शन टू द हॉरर ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जो एब्सर्डिज्म था वो सेकंड वर्ल्ड वॉर का हॉरर था, हॉरर ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसी क्रम में अगले पॉइंट की हम चर्चा करते हैं। द मोमेंट, ये जो मोमेंट था थिएटर ऑफ एब्सर्ड का, केम आउट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद आया था और जो कि 1950 में था। ओके, इसी क्रम में अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं कुछ, उनकी चर्चा यहाँ पे हम करते हैं। वेटिंग फॉर गोडोट, वेटिंग फॉर गोडोट एंड इंड गेम, जो कि वेटिंग फॉर गोडोट 1954 में आया है और इंड गेम 1958 में आया है। ये सैमुअल बेकेट के 2 प्ले थे, वेटिंग फॉर गोडोट, इंड गेम। इसको लिखने वाले राइटर कौन थे? सैमुअल बेकेट। इनके ये प्ले थे। ओके, तो वेटिंग फॉर गोडोट एंड इंड गेम
आर द प्ले रिटन बाय सैमुअल बकेट। ये सैमुअल बकेट के द्वारा लिखे गए दो प्ले थे, वेटिंग फॉर गोगोट और एंड गेम। वेटिंग फॉर गोडोट 1954 में आया और एंड गेम 1958 में। इसी क्रम में अगला वर्क है मिथ ऑफ सिसिफस, 1942 में आया है। उसको लिखने वाले कौन थे? अल्बर्ट कामू। अल्बर्ट कामू के द्वारा ये लिखा गया था। अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं हम। द मिथ ऑफ सिसिफस वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय जस्टिन ओ बेरन। जस्टिन ओ बेरन के द्वारा ये क्या किया था? इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था और इसके बाद इसका पब्लिकेशन हुआ था 1954 में। पब्लिकेशन कब हुआ था? 1954 में। इसी क्रम में अगले पॉइंट की हम चर्चा करते हैं। द थिएटर ऑफ ओप्रेस्ड वाज क्वाइंड। एक नया थिएटर का नाम आया जिसका नाम था द थिएटर ऑफ ओप्रेस्ड वाज क्वाइंड बाई अगस्टा बोल। अगस्टा बोल नाम के राइटर थे, उनके द्वारा इसको क्वाइन किया गया। किसको? द थिएटर ऑफ ओप्रेस्ड। ओके, अगले बिंदु की चर्चा करते हैं हम। इट्स रूट इज, जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड है इसके रूट क्या है, इनकी भी चर्चा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके जो रूट हैं एक्सप्रेशनिज्म एंड सरेलिज्म। इसके रूट क्या हैं? एक्सप्रेशनिज्म एंड सरेलिज्म। यानी थिएटर ऑफ एब्सर्ड के जो रूट हैं वो एक्सप्रेशनिज्म है पहला, और दूसरा क्या है? सरेलिज्म। अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं हम। हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। ये एक वर्क आया था, हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ 1962 बाई एडवर्ड एल्वे। एक वर्क आया था हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, 1962 में आया था और किसके द्वारा लिखा गया था? एल्बर्ट अल्वे के द्वारा। एक और वर्क है रोजेनक्रैंज एंड गुल्डन स्टर्न आर डेड। रोजेनक्रैंज एंड गुल्डन स्टर्न आर डेड, ये प्ले है, किसके द्वारा लिखा गया था? टॉम स्टोपर्ड के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। रोजेनक्रैंज एंड गुल्डन स्टर्न आर डेड, ये किसके द्वारा लिखा गया? टॉम स्टोपर्ड के द्वारा। एक और महत्वपूर्ण वर्क है कैच 22 बाई जोसेफ हेलर। जोसेफ हेलर के द्वारा लिखा गया वर्क है। ये इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कैच 22 और रोजेनक्रैंज एंड गुल्डन स्टर्न आर डेड, ये भी प्ले टॉम स्टुअर्ट का। ये दो महत्वपूर्ण हैं हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से, और इनको याद रखिए आप। एक टर्म और चर्चा करते हैं हम। ब्लैक ह्यूमर और ब्लैक कॉमेडी। ब्लैक ह्यूमर और ब्लैक कॉमेडी। ओके, तो ब्लैक ह्यूमर और ब्लैक कॉमेडी, इस टर्म की चर्चा करते। ये क्या होता है? बेलफुल नेव आर इनेप्ट कैरेक्टर्स इन ए फैंटास्टिक और नाइटमेरिश मॉडर्न वर्ड प्ले। ब्लैक कॉमेडी अगर हम आसान शब्दों में समझें कि दुख में हम, जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उसमें शोक व्यक्त करने के बजाय हम लोग आपस में चर्चा पर चर्चा करते समय हंसी मजाक करने लगे, वो ब्लैक ह्यूमर होता है या ब्लैक कॉमेडी होती है। यही पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, हिंदी तो नहीं होती है। बेलफुल नेव आर इनेप्ट कैरेक्टर्स इन ए फैंटास्टिक आर नाइटमेरिश मॉडर्न वर्ड प्ले, ये है। और इसको ट्रेजिक फार्स के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक कॉमेडी या ब्लैक ह्यूमर को नया टर्म दिया गया ट्रेजिक फार्स, और देने वाले कौन थे इसको? आइनेस्को, यूजीन आइनेस्को ने इसको टर्म दिया था। क्या?
ट्रेजिक फार्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कॉमेडी, ब्लैक कॉमेडी या ब्लैक ह्यूमर को हम किस नाम से जानते हैं? ट्रेजिक फार्स के नाम से। और देने वाले इस टर्म को कौन थे? आइनेस्को। ट्रेजिक फार्स, अगले पॉइंट की चर्चा, ट्रेजिक फार्स इज कॉमिक। क्या होता है? कॉमिक होता है, हॉरिफाइंग होता है एंड एब्सर्ड होता है। ये पॉइंट टू बी नोटेड। ट्रेजिक फार्स के एलिमेंट क्या है? कॉमिक होता है, हॉरिफाइंग होता है और एब्सर्ड होता है। आज इतने ही टर्म्स की दोस्तों चर्चा करेंगे। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो मेरा लाइक सब्सक्राइब करें। और मैं यहीं से आज क्लास की एंडिंग करता हूं दोस्तों। नमस्कार, जय श्री राम, जय राधे। अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे दोस्तों। जय श्री राम।